इस चैनल पर सुनाई गई सारी कहानियाँ काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत है। ये चैनल किसी अंधविश्वास, जादू टोने जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता। इन कहानियों को केवल मनोरंजन के तौर पर सुने। वास्तविकता से इन कहानियों का कोई मेल नहीं। शाम के 7 बज रहे थे। दूर से एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में वो सायरन की आवाज़ करीब और फिर बंद। लोगों की शोरगुल सुनाई दे रही थी। एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी थी। 2 वार्ड बॉयज आए और एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलकर स्ट्रेचर पे पड़ी लाश को निकालकर मॉर्ग की तरफ ले जाने लगे। जनकपुर मेडिकल कॉलेज का मुर्दाघर मेडिकल से बाहर एक सुनसान और अंधेरी जगह पर थी। महज शाम के 7 ही बज रहे थे, पर अंधेरे ने उस मुर्दाघर को अपनी काली अंधेरी चादर में लपेट रखा था। स्ट्रेचर पे पड़ी उस 25 साल के नौजवान की लाश को मुर्दाघर के पास रखकर वार्ड बॉय मोहन ने दूसरे वार्ड बॉय रामा को कहा, अरे जल्दी से मुर्दाघर का ताला खोल, लाश को अंदर रख और चल यहाँ से। रामा ने कहा, अरे भाई रुक, खोल रहा हूँ। ये कहते हुए चाबी से मुर्दाघर के दरवाजे का ताला खोलकर दोनों ने उस लाश को उठाया और मुर्दाघर के अंदर चले गए। मोहन ने रामा से कहा, अरे यार जल्दी से लाश को रख और निकल यहाँ से। मोहन की बात सुनकर हंसते हुए रामा ने मोहन से कहा, अरे फट्टू, जब तेरी इतनी फटती है तो ये नौकरी क्यों की? कोई और काम कर लेता। इस पे मोहन ने रामा से कहा, मजबूरी है भाई, बिना पैसे के घर नहीं चलता। बहुत काम ढूंढा था, कोई अच्छा काम नहीं मिला, इसीलिए मजबूरन ये नौकरी कर रहा हूँ। वो सब छोड़, लाश को रख दिया ना, अब चल यहाँ से। तो रामा ने कहा, अरे रुकना यार, एक बार लाश का चेहरा तो देख लूँ। इतना सुनते ही मोहन कहने लगा, पागल हो गया क्या? देख, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल चल यहाँ से निकलते हैं। तो रामा ने कहा, अरे रुकना, सुना है काफ़ी रईस लड़का था, जल गया है शायद, थोड़ा रुकना, एक बार चेहरा तो देख लेते हैं। मोहन की हालत खराब हो रही थी। डरते हुए वो रामा से कहने लगा, देख रामा, पागल मत बन, ऐसी चीज़ों के साथ मजाक नहीं करते। वैसे भी ये अपने वक्त से पहले मरा है, और मैंने सुना है जो अपने वक्त से पहले मरते हैं वो प्रेत बन जाते हैं। मेरी बात मान, चल चल यहाँ से चल। पर रामा ने कहा, अरे रुकना। ये कहते हुए उसने लाश का कफन हटाया। लाश का पूरा बदन झुलस कर काला हो चुका था। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुका था। लाश को देखकर चीखते हुए मोहन मुर्दाघर से निकलकर भागा। उसे देखकर रामा हंसने लगा और कहने लगा, साला फट्टू, मर्द है या जनाना, भला मुर्दा भी कोई डरने वाली चीज़ है? सुना है बहुत रईस लड़का था, देखता हूँ कुछ कीमती मिलता है क्या इसके यहाँ से। ये कहकर वो उस लाश का कफन हटाकर देखने लगा। कभी वो उस लाश की पैंट की जेब में हाथ डालता तो कभी उसके पहने शर्ट की जेब में हाथ डालकर टटोलता, पर उसे कुछ नहीं मिला। तब उसकी नज़र उस मुर्दा के हाथ की तरफ गई। उस लाश की उंगली में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। उस अंगूठी को देखकर रामा की आंखें चमकने लगी। वो खुद से कहने लगा, अरे वाह, ये तो हीरे की अंगूठी मालूम पड़ती है। ये कहते हुए उसने उस लाश के हाथ को थामा और अपने पास ले जाकर उसकी अंगूठी खोलने लगा। पर जैसे ही उसने उस अंगूठी को खोलना चाहा, उस अंगूठी के साथ साथ उस झुलसे हुए लाश के हाथ की चमड़ी भी निकल कर आई। ये देखकर रामा वहीं उल्टी करने लगा। उल्टी करके पानी से हाथ मुंह धो के उस अंगूठी को ले लाश को सफ़ेद कफन से ढककर मुर्दाघर से बाहर निकला। बाहर अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और रामा के बदन को छूकर गुजर गया। माचिस से एक बीड़ी जलाते हुए रामा कहने लगा, साला मौज तो इन मुर्दों की ही है। साला शांत माहौल में सुकून की नींद ले रहे हैं, गहरी नींद। चलो अब मुर्दों को आराम करने देते हैं और मुर्दाघर करते हैं बंद। गुड नाइट मुर्दों। ये कहते हुए
वो अब मुर्दा घर का ताला लगाने जा ही रहा था कि उसने देखा अंधेरे मुर्दा घर के अंदर कुछ बहुत तेज चमक रहा है। उसने खुद से ही कहा, अरे ये क्या चमक रहा है वहाँ? ये तो उस हीरे की अंगूठी जैसी लग रही है जो मैंने अभी अभी उस मुर्दे के हाथ से निकाली थी। कहीं मैंने वो अंगूठी गिरा तो नहीं दी? ये कहते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पर अंगूठी उसके जेब में नहीं थी। उसने खुद से कहा, अरे साला, अंगूठी तो वहाँ गिरी पड़ी है, पता ही नहीं चला साला कब गिर गई। चल अच्छा ही हुआ अभी दिख गई, नहीं तो बाद में पछताता। देर नहीं करता हूँ, जल्दी से अंगूठी लेकर निकलता हूँ यहाँ से। ये कहते हुए वो फिर से उस मुर्दा घर के अंदर घुसा। उसने मुर्दा घर के बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन किया, पर लाइट नहीं जली। तो वो खुद से कहने लगा, बिजली चली गई होगी शायद। ये कहते हुए अपने पैंट की जेब से उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके उस अंगूठी की तरफ बढ़ने लगा। उसने अंगूठी उठाई और तभी जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो चौंकते हुए मुर्दा घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने खुद से कहा, अरे ये दरवाज़ा किसने बंद किया? फिर वो मुस्कुराते हुए खुद से ही कहने लगा, अब समझा, मोहन होगा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तो मुर्दा घर के अंदर से ही रामा कहने लगा, अरे मोहन, बेकार कोशिश मत कर, मैं नहीं डरता, मुझे पता है तू ही है, मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत कर, मैं नहीं डरने वाला, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं, समझा? ये कहते हुए वो मुर्दा घर से निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे तक पहुंच के वो कहने लगा, मजाक खत्म हुआ तो दरवाज़ा खोल दे। पर बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने फिर से कहा, देख मोहन, अब दरवाज़ा खोल दे। पर अभी भी कोई आवाज़ नहीं। इस बार रामा ने कहा, देख मोहन, बहुत हुआ मजाक, अब दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा तो नहीं खुला, पर रामा को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। चमड़ी जलने की बदबू। अब रामा को डर लगने लगा। वो चिल्लाते हुए कहने लगा, कौन है? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। तभी उसे मुर्दा घर के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे स्ट्रेचर हिल रहा हो। पर वो मुर्दा घर काले अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पसीने से लथपथ थरथराते हुए कांपती आवाज में वो पूछने लगा, कौन कौन है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसर गया। डर से बेहाल रामा सिकुड़कर एक कोने में बैठ गया। अपनी डरती निगाहों से वो उस मुर्दा घर के अंदर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक आहट सुनाई दी, किसी के चलने की आहट। धीरे धीरे वो आहट साफ और साफ होने लगी। रामा का पूरा बदन और ज्यादा जोर जोर से थरथराने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो अपने सर को घुटनों के अंदर छुपा कर रखा था। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करके कान खड़े करके वो उस आहट को ध्यान से सुनने लगा कि आखिर वो आहट आ कहाँ से रही है। वो आहट ठीक उसके सामने से आ रही थी। उस काले अंधेरे में उसने देखा एक तेज रोशनी की हलचल, और वो रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो रोशनी किस चीज़ की है ये रामा को शायद पता था। अभी थोड़ी देर पहले ही उस रोशनी की चमक से रामा की पहचान हुई थी। ये चमकती रोशनी उसी अंगूठी की थी जिसको अभी थोड़ी देर पहले रामा ने उस लाश के झुलसे हुए हाथ से निकाला था। पर वो अंगूठी तो रामा के जेब के अंदर थी। तो फिर वो अंगूठी वहाँ कैसे गई, और उस अंगूठी में हलचल भला क्यों हो रही है?
तभी मुर्दाघर की लाइट्स जलने और बुझने लगी और उस जलती और बुझती रोशनी में रामा ने देखा एक लाश धीरे धीरे करके रामा की तरफ बढ़ रही है। और ये वही झुलसी हुई लाश है जिसको थोड़ी देर पहले वो इस मुर्दाघर के अंदर लेकर आया था। उस लाश को ऐसे चलते देखकर रामा के मानो होश ही उड़ चुके थे। उसके दिमाग ने काम करना मानो बंद कर दिया था। चीखते हुए पागलों की तरह वो मुर्दाघर के अंदर एक बार इधर तो एक बार उधर भागने लगा। वो मुर्दा गुस्से भरी निगाहों से रामा को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी भागते भागते रामा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और तभी वो मुर्दा आकर उसके पीठ के ऊपर चढ़ गया और रामा के हाथों को पकड़कर जोर जोर से अपनी तरफ खींचने लगा। रामा को तेज दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा। वो लाश गुर्राते हुए और जोर से रामा के हाथों को खींचने लगा। रामा और डरावनी तरीके से चीखने लगा। थोड़ी ही देर में रामा के दोनों हाथ उसके शरीर से अलग हो गए। फिर उस लाश ने उसके दोनों हाथों को मुर्दाघर के एक कोने में फेंक दिया। तेज दर्द की वजह से रामा बेहोश हो गया। रामा के शरीर से खून की धार बहने लगी। अब उस लाश ने रामा के दोनों पैरों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा और तभी रामा के दोनों पैर भी उखड़ गए और उसकी मौत हो गई। अब वो लाश रामा के ऊपर से उतर गई और जोर जोर से गुर्राने लगी और कहने लगी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो लाश अपने स्ट्रेचर की तरफ जाने लगी। उस लाश का चेहरा बहुत भयानक और डरावना था। जगह जगह से जला हुआ मांस गिर रहा था उस लाश का और उसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थी। उसके पूरे बदन की चमड़ी झुलस चुकी थी। वो लाश फिर से अपने स्ट्रेचर पर जाकर सो गई और सफ़ेद कफन ने खुद ब खुद उस लाश को ढक दिया। खून से लथपथ रामा की लाश मुर्दाघर के अंदर पड़ी रही। मुर्दाघर की लाइट अब खुद से जल पड़ी और मुर्दाघर के दरवाजे का ताला भी खुल चुका था। इधर वार्ड में एक और मरीज की मौत हो गई। उस लाश को तब वार्ड बॉयज मुर्दाघर में रखने गए तो देखते हैं मुर्दाघर का ताला खुला है। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। दोनों वार्ड बॉयज लाश को मुर्दाघर के अंदर लेकर जैसे ही घुसे तो देखते हैं एक लाश के स्ट्रेचर के नीचे रामा की लाश पड़ी है। चारों तरफ खून बिखरा है और उसके हाथ पैर उखड़े पड़े हैं। रामा की गर्दन भी पीछे की तरफ मुड़ी है। डर और दहशत से रामा की आंखें खुली है। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों ने कुछ भयानक देख लिया था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। वो खौफनाक नजारा देखकर लाश को वहीं रखकर चीखते हुए दोनों वार्ड बॉयज अस्पताल की तरफ भागे। थोड़ी ही देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस आई, तहकीकात शुरू हुई। आखिरी बार रामा मोहन के साथ था। मोहन से भी पुलिस ने पूछताछ की। मोहन ने बताया कि लाश रख के वो मुर्दाघर से निकलकर चला गया था, पर रामा नहीं गया था। वो लाश के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मोहन को डर लग रहा था, इसीलिए वो चला गया। रामा रुका हुआ था। बाद में क्या हुआ ये मोहन को पता नहीं। जिस तरह रामा का खून हुआ था उससे पुलिस को शक था कि ये खून किसी सनकी का है, क्योंकि इतनी बेदर्दी से कोई इंसान किसी को नहीं मार सकता। पूरे अस्पताल के स्टाफ में दहशत फैल गई। रामा की लाश को भी मुर्दाघर के अंदर रखा गया। अगले दिन उसका भी पोस्टमार्टम होना था। डॉक्टर नवम इवनिंग ड्यूटी करके रात को अपने घर में सोए थे। डॉक्टर नवम जनकपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम यूनिट में काम करते थे। अभी डॉक्टर नवम की शादी नहीं हुई थी। वो सिंगल थे। महज 25 साल के थे डॉक्टर नवम। डॉक्टर नवम की फैमिली में डॉक्टर नवम की माँ, उनके पिताजी और एक नौकर रहता था। रात के 11 बजे
खाना खा के डॉक्टर नवम और उनके घर के बाकी सब लोग सोए थे। तभी उनके घर की कॉलिंग बेल बजी। कॉलिंग बेल की आवाज़ से उनके घर के सभी लोगों की नींद खुल गई। बारिश का मौसम था। उस पर इतनी रात को कौन आया होगा। डॉक्टर की माँ ने अपने नौकर रमन को दरवाज़ा खोलने को कहा। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक आदमी उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है। नौकर ने पूछा, जी आप कौन, किससे मिलना है आपको? उस आदमी ने अपना नाम तो नहीं बताया। उल्टा उसने पूछा, क्या ये डॉक्टर नवम का घर है? इस पे नौकर ने कहा, हाँ जी, ये डॉक्टर नवम साहब का घर है, पर आप कौन? इस बार भी उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया। उल्टा उसने नौकर से कहा, क्या मैं डॉक्टर नवम से मिल सकता हूँ? इतने में डॉक्टर नवम के पिता दरवाजे पर आए और उस आदमी से कहा, मैं नवम का पापा हूँ, इतने वक्त से मैं आपकी बातें सुन रहा था। तो उस आदमी ने बताया, जी मेरा नाम यशपाल है, मुझे डॉक्टर से बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ आप उनको बुला दीजिए। इस पे डॉक्टर नवम के पापा ने उस आदमी से कहा, देखिए, माना कि आपको कोई ज़रूरी काम है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इतनी रात गए किसी के घर में आकर उसको परेशान करें। आपका जो भी काम है आप कल सुबह अस्पताल में कर लीजिएगा, अभी मेरा बेटा आराम कर रहा है। इस पर उस आदमी ने डॉक्टर नवम के पिता के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहने लगा, देखिए, मेरा डॉक्टर नवम से मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए। इस पे डॉक्टर नवम के पिता ने उनके नौकर रमन को डॉक्टर नवम को बुलाने को कहा। नवम की माँ अपने कमरे में अंदर से सब सुन रही थी। डॉक्टर नवम को नौकर जाकर बुलाने लगा। डॉक्टर नवम को नौकर ने जाकर बताया कि उनसे कोई मिलने आया है। डॉक्टर नवम ने कहा, कह दो कल अस्पताल में मिलने को। तो नौकर ने कहा, सर, बाबूजी ने उससे कहा कि कल अस्पताल में मिलने को, पर वो बाबूजी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा था कुछ ज़रूरी काम है। तो डॉक्टर नवम ने मन ही मन में कहा, ऐसी भी क्या ज़रूरी इमरजेंसी रही होगी। फिर डॉक्टर नवम उठकर उस आदमी से मिलने गए। बाहर तेज़ हवा बह रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। नाइट ड्रेस पहने डॉक्टर नवम जब दरवाजे तक पहुँचे तो देखते हैं एक आदमी बाहर खड़ा है। डॉक्टर नवम ने कहा, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। इस पे उस आदमी ने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं यहीं खड़ा हूँ, 2 मिनट बाहर आइए ना, आपसे अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो डॉक्टर नवम ने कहा, देखिए, आपको जो भी बात करनी है घर के अंदर आके कीजिए, लगता है तूफान आने वाला है। अब वो आदमी घर के अंदर आया। उस आदमी के चेहरे की एक तरफ जख्म का निशान था। घर के अंदर आके वो आदमी घर के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। तो डॉक्टर नवम ने कहा, तो बताइए, किस सिलसिले में आपको बात करनी थी कि इतनी तूफानी रात में आप रात गए मुझसे मिलने आए? तो वो आदमी डॉक्टर नवम के और पास आया और धीरे से डॉक्टर नवम के कानों में कहने लगा, देखिए डॉक्टर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलिए। इस पे डॉक्टर नवम ने कहा, नहीं नहीं, बाहर नहीं, एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। फिर डॉक्टर नवम उस आदमी को लेकर अपने कमरे में आए और उन्हें अपने कमरे में बिठाया। फिर डॉक्टर नवम ने उस आदमी से पूछा, तो अब बताइए, ऐसी क्या बात है कि आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं? इससे पहले ये बताइए, आपका नाम क्या है? इस पे उस आदमी ने कहा, मेरा नाम यशपाल है डॉक्टर, दरअसल मैं आपसे एक डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर नवम ने कहा, पोस्टमार्टम? वो तो मैं रोज़ ही करता हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर पोस्टमार्टम के बारे में आपको अभी क्या बात करनी है? तो उस आदमी ने कहा, डॉक्टर,
आपके मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग में आज शाम को एक डेड बॉडी आई है जिसका पूरा बदन झुलस चुका है। कल आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा। हाँ तो? इस पे उस आदमी ने कहा, एक्चुअली डॉक्टर, उस लड़के का पहले गला घोंटकर मर्डर किया गया और फिर उसके कत्ल को हादसे की शक्ल देने के लिए गर्म खौलते हुए पानी से उसके पूरे शरीर को झुलस दिया गया है। ये सुनते ही डॉक्टर नवम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो आप ये स्टेटमेंट पुलिस को देकर गुनहगारों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करिए। मैं आपकी मदद करूंगा। रुकिए, मैं पुलिस को कॉल लगाता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर ने अपना मोबाइल निकालकर पुलिस स्टेशन का नंबर डायल ही किया था तो उस आदमी ने डॉक्टर का फोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, यही तो नहीं करना है डॉक्टर। तो डॉक्टर ने चौंकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने कहा, अरे डॉक्टर, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप एक्शन लेना। फिर उस आदमी ने कहना शुरू किया, दरअसल वो मेरा सौतेला बेटा था। मैंने उसकी विधवा माँ से उसकी दौलत के लिए शादी की थी। उसकी माँ को स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे उस औरत को मैंने मौत के घाट उतार दिया। उसकी दौलत को हड़पने के लिए मैंने जो जाल बिछाया था, सोचा था उस औरत को मारकर उसकी पूरी दौलत का एकलौता मालिक मैं बनूंगा। पर उसके मरने के बाद वसीयत को जब वकील से दिखाया तो वकील ने कहा कि उस औरत ने अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम पर लिख रखी है और मैं उस जायदाद का एकलौता मालिक तभी हो पाऊंगा जब उसका बेटा खुद अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दे या फिर उसकी मौत हो जाए। जब मुझे ये पता चला, मैं उस लड़के को बाप का प्यार देकर बहला फुसला कर उसको समझा बुझा कर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिखवाने वाला था। वो राजी भी हो गया था। 2 दिन के अंदर वो अपनी मर्जी से पूरी प्रॉपर्टी मेरे यानी अपने सौतेले बाप के नाम करने वाला था। पर मेरी फूटी किस्मत, कल कॉलेज के पिकनिक में अपने दोस्तों के साथ वो ट्रिप पे गया हुआ था। मुझे मेरी प्रेमिका की बहुत याद आ रही थी। उस दिन घर पे कोई नहीं था तो मैं अपनी प्रेमिका को लेकर घर आया। मैं और मेरी प्रेमिका एक ही बिस्तर पर लेटकर बातें कर रहे थे। मैंने अपने प्लान के बारे में अपनी प्रेमिका को बता रहा था और मैंने ये भी कहा कि उस लड़के की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा के उसको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा और फिर अपनी प्रेमिका से शादी कर लूंगा। तब तक वो लड़का आ चुका था। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। वो मुझे कहने लगा वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। अगर वो पुलिस को सब कुछ बता देता तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाता। तो मैं और मेरी प्रेमिका ने मिलकर एक रस्सी से कसकर उस लड़के का गला घोंट दिया और उससे मार डाला। फिर उसकी मौत को हादसे की शक्ल देने के लिए हम दोनों ने खौलता हुआ पानी उसके पूरे शरीर पर डाल दिया और फिर नाटक करके रोने धोने लगे। फिर क्या था, उसकी डेड बॉडी अब आपके मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग में पड़ी है। आपको उसका पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट में बस ये लिखना है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी। इतना सब कहकर वो आदमी बिल्कुल चुप हो गया। सारी बात सुनकर डॉक्टर नवम ने गुस्से से उस आदमी से कहा, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं, इतने घिनौने गुनाह को अंजाम देकर तुम मुझे ये सब बता रहे हो। तैयार हो जाओ, तुम और तुम्हारी प्रेमिका को फांसी होगी। रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। ये कहते हुए डॉक्टर नवम ने पुलिस को कॉल लगाया तो यशपाल ने डॉक्टर नवम के हाथ से मोबाइल लेकर कॉल डिस्कनेक्ट करके डॉक्टर से कहने लगा, अरे डॉक्टर, आप में ना एक खराबी है। आप रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बिना पूरी बात सुने आप चले पुलिस को कॉल लगाने। पहले मेरी पूरी बात खत्म तो करने दो आप। इस पे डॉक्टर नवम ने कहा, सुन, तुझे जो कहना था तू कह चुका। अब फांसी में लटकने के लिए तैयार हो जा।
तो यशपाल ने कहा, अरे डॉक्टर, तुमको क्या लगता है तुम गलत रिपोर्ट बनाओगे और तुमको इसका इनाम नहीं मिलेगा? अरे डॉक्टर साहब, ये लो। ये कहते हुए उसने डॉक्टर के बिस्तर पे 50,000 के 5 बंडल डाल दिए। डॉक्टर को और गुस्सा आया और वो कहने लगा, तुमको क्या लगता है इन चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगा? उठाओ ये पैसे और निकलो यहां से। तो हंसते हुए यशपाल ने और 10 बंडल 50,000 के डॉक्टर के सामने डाल दिया। डॉक्टर नवम ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। उठाओ ये पैसे और निकलो यहां से। तो हंसते हुए यशपाल पैसे उठाते हुए डॉक्टर नवम से कहने लगा, ठीक है डॉक्टर, पर एक बात याद रखना, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। मेरी बात ना मान के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कहते हुए यशपाल जा ही रहा था कि डॉक्टर नवम ने उसे आवाज दी, रुको। इस पे यशपाल रुक गया और मुड़कर डॉक्टर नवम की तरफ देखा। तो डॉक्टर नवम यशपाल के पास आया और उससे कहने लगा, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुमने इतना सब किया है उसकी टोटल प्राइस कितनी है? तो यशपाल ने कहा, लगभग 50 करोड़। पर तुम क्यों पूछ रहे हो डॉक्टर? तो डॉक्टर नवम ने कहा, मुझे ये 5-10 लाख रुपए देकर 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खुद के नाम करना चाहते हो तुम? तो यशपाल ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? तो डॉक्टर ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी और मुझसे गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर तुम 50 करोड़ हजम कर लेना चाहते हो, वो भी 5-10 लाख रुपए में। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यशपाल ने कहा, ओ, पैसे कम है तो तुम ही बताओ कितने चाहिए तुम्हें? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? तो डॉक्टर नवम ने कहा, सुनो, अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाऊं तो तुम्हें 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी, तो मुझे एटलीस्ट 10% तो देना बनता है ना तुम्हें। तो यशपाल ने कहा, मतलब 5 करोड़? तो डॉक्टर नवम ने कहा, बिल्कुल ठीक समझे। मेरी एक रिपोर्ट से तुम्हें 50 करोड़ का फायदा होगा, तो उसमें से एटलीस्ट 10% तो मैं डिजर्व करता हूं ना। डॉक्टर नवम की बात सुनकर यशपाल जोर जोर से हंसने लगा और डॉक्टर नवम से कहने लगा, अरे वाह डॉक्टर, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझता था, पर तुम तो बड़े कमीने निकले। तुम्हारा पेट तो बहुत ही बड़ा है डॉक्टर, पर कीमत थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? इस पे डॉक्टर ने कहा, देखो, अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम करके सही रिपोर्ट बना दिया तो तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और ऊपर से तुम जेल जाओगे, वो अलग। तो अगर मैंने उसका पोस्टमार्टम करके गलत रिपोर्ट बनाई तो तुमको सीधा 50 करोड़ का फ़ायदा होगा। तुम 50 करोड़ के मालिक बन जाओगे। तो उसमें से अगर मुझे 5 करोड़ दे भी दो, फिर भी 45 करोड़ तुम्हारे, तो भी ऐश करोगे पूरी ज़िंदगी। तुम भी ऐश में और मैं भी। सोच लो, फ़ायदे का सौदा है। 2 मिनट चुपचाप रहने के बाद यशपाल ने कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर तुम्हारी पेमेंट मैं काम होने के बाद ही कर पाऊंगा। इस पे डॉक्टर नवम ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की बनाई सबसे कमीनी सृष्टि इंसान है और मैं जानवर पर एक बार के लिए भरोसा कर भी लूं, पर मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं। पेमेंट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पे यशपाल ने कहा, ठीक है, कल दोपहर 2 बजे तक मैं तुम्हारा पेमेंट तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो डॉक्टर ने कहा, फिर कल शाम के 7 बजे उसका पोस्टमार्टम करके एक्सीडेंट वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी। पर हाँ, पेमेंट कैश में करना, नो ऑनलाइन पेमेंट। तो यशपाल ने कहा, ठीक है, तुम अपना नंबर दे दो, मैं कल कॉल करके पैसे लेकर आऊंगा। फिर डॉक्टर ने अपना नंबर यशपाल को दिया
अगली सुबह डॉक्टर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अपने केबिन में बैठे थे। थोड़ी देर में पियन एक कप कॉफ़ी लेकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर नवम कॉफ़ी पीने लगे। थोड़ी देर में नर्स डॉक्टर के केबिन में आई और डॉक्टर नवम से कहा, डॉक्टर आज 2 डेड बॉडीज़ की पोस्टमार्टम करनी है। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, फाइल्स दो। तो नर्स ने डॉक्टर को दोनों डेड बॉडीज़ की फाइल्स हैंड ओवर कर दी। पहली केस फाइल उसके मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय रामा की थी, जिसकी लाश कल रात मॉर्ग में बड़ी बुरी तरीके से मिली थी। और दूसरी केस फाइल थी तन्मय अग्रवाल की, जिसकी शायद जलने से मौत हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा नर्स, ये जो तन्मय अग्रवाल की बॉडी आई है वो कब आई है? तो नर्स ने कहा, सर ये बॉडी कल शाम 7 बजे आई है, बर्निंग केस है सर। तो डॉक्टर नवम ने अंदाज़ा लगाया ये वही बॉडी होगी जिसकी बात यशपाल कल रात को कर रहा था। डॉक्टर नवम वही सोच रहा था, तब तक नर्स ने फिर कहा, सर और रामा का शायद मर्डर हुआ है, उसकी लाश कल रात बहुत बुरी हालत में मॉर्ग से मिली। डॉक्टर ने नर्स से कहा, ठीक है तुम जाओ। डॉक्टर नवम यशपाल के कॉल का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में यशपाल का कॉल आया। उसने डॉक्टर को बताया कि पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, शाम को 7 बजे तक वो पैसे लेकर आएगा। तो डॉक्टर ने यशपाल से उस डेड बॉडी का नाम पूछा। तो यशपाल ने कहा उसका नाम तन्मय अग्रवाल है। डॉक्टर कंफर्म हो गया। डॉक्टर ने कहा, तो ठीक है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी शाम के 7 बजे के बाद होगा, पैसे मिलने के बाद। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, वार्ड बॉयज़ को बोलो रामा की लाश को पोस्टमार्टम रूम में लेके जाने को। रामा की लाश को पोस्टमार्टम रूम में ले जाया गया। फिर उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ। जब वार्ड बॉयज़ ने रामा की लाश का कफन हटाया, उसकी लाश को देखकर एक पल के लिए डॉक्टर भी मानो डर गए। शरीर से अलग दोनों हाथ और पैर, खौफ से फटी आंखें, मुंह से निकला हुआ खून जो अब सूख चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखों में कूट कूट के डर, कुछ खौफनाक नज़ारा भर दिया हो। रामा का पोस्टमार्टम करके डॉक्टर बाहर निकले और अपने केबिन में रेस्ट करने लगे। आधे घंटे बाद नर्स को बुलाकर उन्होंने कहा, नर्स, वो जो तन्मय अग्रवाल की बॉडी है उसका पोस्टमार्टम मैं शाम के 7 बजे करूँगा। तो नर्स ने कहा, ओके सर। डॉक्टर नवम शाम का इंतज़ार करने लगे। देखते देखते शाम ढल गई। ठीक 6:30 बजे डॉक्टर नवम को कॉल आया। यशपाल पैसों का इंतज़ाम कर चुका था। डॉक्टर तुरंत केबिन से निकले। यशपाल मेडिकल के बाहर डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। फिर डॉक्टर यशपाल को लेकर अपने घर आया। यशपाल ने नोटों से भरा 5 करोड़ का बैग डॉक्टर को देते हुए कहा, अब मेरा काम हो जाएगा ना डॉक्टर? पैसों से भरा बैग लेते हुए डॉक्टर नवम कहने लगा, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, कल तक तुमको रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर पैसों को अपने कवर्ड में लॉक करके डॉक्टर और यशपाल दोनों एक साथ घर से निकले। डॉक्टर ने यशपाल से कहा, देखो अब तुम मुझसे मत मिलना, नहीं तो अगर किसी को शक हो गया तो तुम भी मरोगे और मैं भी। अभी मैं उसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ, रिपोर्ट रेडी करके कल तक तुमको दे दूंगा। यशपाल ने कहा, ओके डॉक्टर। फिर डॉक्टर नवम फिर से मेडिकल पहुंचे। शाम के 7 बज चुके थे तब। डॉक्टर नवम ने नर्स को बुलाकर कहा, नर्स, वो जो लड़के की बॉडी थी तन्मय अग्रवाल, वार्ड बॉयज़ को बोलो उसको पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट करे, मैं जा रहा हूँ उसका पोस्टमार्टम करने। थोड़ी देर में वार्ड बॉयज़ तन्मय की बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में ले जाकर रख दिए। डॉक्टर ने वार्ड बॉय से कहा, तुम लोग जाओ, मैं अकेले ही उसका पोस्टमार्टम कर लूँगा। दोनों वार्ड बॉयज़ पोस्टमार्टम रूम से निकले और फिर डॉक्टर नवम ने अंदर से पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। डॉक्टर के सामने पोस्टमार्टम रूम में स्ट्रेचर पे कफन से ढकी एक लाश पड़ी थी। ऊपर एक बड़ी सी लाइट जल रही थी। उस रूम में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर ने
डेड बॉडी का कफन हटाया। उस बॉडी का पूरा शरीर झुलस चुका था। उस डेड बॉडी की चमड़ी निकल चुकी थी। अब डॉक्टर ने पोस्टमार्टम का सर्जिकल ब्लेड उठाया और उसके सीने से होते हुए नीचे तक उस लड़के को चीर दिया। फिर एक एक करके उस बॉडी के शरीर से लीवर, किडनी, लंग्स सब निकाल लिया। एक एक अंग की बारीकी से जांच कर रहा था डॉक्टर नवम। जब उसने उसकी बॉडी की लंग्स की जांच की तो उसने देखा लाश की लंग्स फटी हुई है और उसमें से ब्लीडिंग भी हुई थी। ऐसा तभी होना पॉसिबल होता है जब पीठ या छाती पर गहरी चोट लगे, पर अगर छाती पे चोट लगती तो सीने की हड्डी टूटी होती, पर सीने में तो कोई चोट नहीं दिखी डॉक्टर नवम को। तो डॉक्टर ने उस लाश को पीठ के बल मोड़ा तो उन्होंने देखा किसी भारी चीज से चोट की निशान है उस लाश की पीठ पे। इसका सीधा मतलब यही था कि तन्मय को मारने से पहले उसके साथ मारपीट भी हुई थी। खैर, डॉक्टर को इन सब से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस बॉडी की झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए मुंह मांगी कीमत ली थी डॉक्टर नवम ने। फिर डॉक्टर ने उस लड़के की गर्दन में सर्जिकल ब्लेड धंसा दिया और उसके गले को उसी जगह से चीरना शुरू किया जहां से उसका गला घोटा गया था। उस बॉडी की गर्दन को बुरी तरह काट के उसके गले की हड्डी को निकाल लिया डॉक्टर ने। उसके बाद उस लाश के सर की चमड़ी को ब्लेड से काट कर अलग कर एक औजार से उसके सर की हड्डी को काट डाला और फिर उसका दिमाग निकाल के रख दिया। सब कुछ हो जाने के बाद सही रिपोर्ट ये बनती थी कि तन्मय के साथ पहले हाथापाई हुई, फिर किसी भारी चीज से उसके पीठ पर वार किया गया जिससे उसका लंग्स फट गया और उसकी मौत हो गई, और फिर उसका गला भी घोटा गया। साफ साफ ये एक मर्डर था, पर पैसों के आगे डॉक्टर ने अपने ज़मीर को बेच दिया था। बॉडी की सिलाई को कंप्लीट करके उसने बॉडी को वहीं पर रख दिया और हाथ धोने चला गया। बेसिन में हाथ धोकर उसने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, चलो एक बड़ा काम कर दिया, अब जल्दी से इसकी रिपोर्ट बना के इस किस्से को यहीं ख़त्म करता हूँ। तभी रूम की लाइट जलने और बुझने लगी और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो गुर्राने की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि डॉक्टर नवम की रूह कांप उठी। तभी एकदम से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा पसर गया, पर वो गुर्राने की आवाज़ लगातार आ रही थी। अब डर के मारे डॉक्टर नवम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो उस रूम से निकलकर भागना चाहता था, पर चारों तरफ अंधेरा, गहरा अंधेरा पसरा था। तभी डॉक्टर नवम को दो लाल लाल आंखें जलती दिखाई दी। डर के मारे डॉक्टर नवम की हालत खराब हो चुकी थी। अचानक से लाइट आई तो जो डरावना नज़ारा डॉक्टर नवम ने देखा, उसे देखकर डॉक्टर नवम की हालत खराब हो गई। उसने देखा स्ट्रेचर पे वो भयानक डरावनी आधी झुलसी हुई लाश उठकर बैठी है, जिसका अभी अभी डॉक्टर नवम ने पोस्टमार्टम किया था। उस लाश की दोनों आंखें सुर्ख लाल जल रही थी और वो लाश गुस्से से डॉक्टर नवम की तरफ देख रही थी। डॉक्टर नवम के हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो एक ही जगह खड़े होकर रह गए। वो चीखना चाहते थे, पर उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी वो लाश स्ट्रेचर से उठी और हाथ में पोस्टमार्टम का सर्जिकल ब्लेड लेकर डॉक्टर नवम की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर नवम की हालत खराब हो चुकी थी। उनके सर से पसीना टपकने लगा। धीरे धीरे करके वो लाश हाथों में सर्जिकल ब्लेड लिए डॉक्टर नवम के पास आई। डॉक्टर नवम का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। वो लाश एक बार गुस्से से डॉक्टर नवम की तरफ देखकर कहने लगी, पोस्टमार्टम करने का बहुत शौक है ना तुझे? अब देख कैसा लगता है।
ये कहकर तुरंत सर्जिकल ब्लेड को डॉक्टर नवम के गले के अंदर धंसा दिया उस लाश ने और एक ही झटके में ऊपर से होते हुए डॉक्टर के नाभि के नीचे तक चीर डाला। 10-15 सेकंड में ही तेज खून की धार से पोस्टमार्टम रूम का फर्श लहूलुहान हो गया। फिर उस लाश के प्रेत ने डॉक्टर नवम के सीने में हाथ डालकर पहले डॉक्टर का दिल, फिर उसका लीवर और फिर उसका किडनी निकाल लिया और सब अंगों को मुंह में लेकर चबाने लगा। कुछ ही वक्त में डॉक्टर नवम मौत की नींद सो गए। एक गहरी डरावनी मौत की नींद। पोस्टमार्टम रूम के आसपास भी कोई नहीं था, इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर तन्मय के प्रेत ने डॉक्टर नवम की आवाज़ में यशपाल को कॉल लगाया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है, तुम मेडिकल कॉलेज के मोड़ के पास आके रिपोर्ट ले जाओ और हाँ, साथ में अपनी माशुका को भी लेकर आना, थोड़ा पार्टी कर लेंगी। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में यशपाल अपनी प्रेमिका को लेकर मेडिकल कॉलेज के मोड़ के पास पहुंचा। अपनी प्रेमिका को उसने कहा, तुम गाड़ी में ही रुको, मैं अभी रिपोर्ट लेकर आता हूँ। यशपाल धीरे धीरे मुर्दाघर के पास गया। वहाँ पहले से ही डॉक्टर नवम हाथ में रिपोर्ट लिए खड़ा था। मुर्दाघर के चारों तरफ बहुत गहरा अंधेरा था। यशपाल मुर्दाघर के पास जाकर खड़ा हुआ। डॉक्टर नवम के रूप में वो रूह मुर्दाघर के दरवाजे की तरफ मुंह करके अंधेरे में खड़ी थी। यशपाल ने कहा, अरे डॉक्टर, ये कैसी जगह चुनी तुमने, कहीं और बुला लिया होता। इस पे डॉक्टर नवम कहने लगा, कुछ राज को राज रखने के लिए ऐसी सुनसान जगह ही बढ़िया होती है। यहां बस मौत की खामोशी फैली हुई है। ये सन्नाटा यहाँ की मुर्दों की नींद को और गहरी बना रही है यशपाल। ये सब सुनकर यशपाल ने कहा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम डॉक्टर? छोड़ो, रिपोर्ट दो मुझे, मैं निकलूं। तो डॉक्टर नवम यशपाल की तरफ मुड़ा और रिपोर्ट यशपाल की तरफ बढ़ाया। पर ये क्या, डॉक्टर नवम का चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? उसकी दोनों आंखें लाल लाल क्यों जल रही है? देखते ही देखते डॉक्टर नवम का चेहरा बदलकर तन्मय का रूप हो गया। गुस्से से वो यशपाल से कहने लगा, हरामजादे, तूने मेरी माँ और मुझे हमारी दौलत के लिए मार डाला ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। यशपाल कुछ सोच समझ पाता इससे पहले उस रूह ने सर्जिकल ब्लेड से यशपाल का गला रेत दिया और यशपाल तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यशपाल के गले की नली कटने की वजह से खून के फव्वारे निकलने लगे। छटपटाते छटपटाते थोड़ी ही देर में यशपाल मौत की नींद सो गया। अब वो रूह यशपाल का रूप लेकर गाड़ी की तरफ आई और गाड़ी में बैठ गई। यशपाल के रूप में वो रूह गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगी। यशपाल की प्रेमिका ने कहा, फाइनली अब हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। अब मैं तुमसे शादी करूंगी और करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। तभी यशपाल ने उस लड़की की तरफ देखा। जैसे ही उस लड़की ने यशपाल की तरफ देखा, वो चीखने लगी और तभी सर्जिकल ब्लेड निकालकर उस रूह ने सीधा वो ब्लेड उस लड़की की आंखों में घुसा दिया और वो ब्लेड उस लड़की के आंखों के आर पार हो गया। उनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और फिर एक तेज धमाका। अब तन्मय के रूह के चेहरे पे मुस्कान आई और वो सफेद धुएं के रूप में आसमान में मिल गया। अगले दिन डॉक्टर नवम, यशपाल और खाई से आधी झुलसी यशपाल की प्रेमिका की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम
कोई और डॉक्टर कर रहा था। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे बबलू चौहान की लिखी हुई डरावनी कहानी पोस्टमार्टम। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली कोई और डरावनी कहानी के साथ।